दोस्तों, मैं सुमन कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल के बारे में। तो आज के वीडियो में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये थे कौन, ये कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, इन सब के बारे में। एंड एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो वी हैव 3 क्वेश्चंस और आप सभी को जो है इसका आंसर्स देना है कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में, राइट। और जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को लाइक करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले हम जानते हैं सोक्रेट्स थे कौन। सोक्रेट्स का जन्म जो है 399 में हुआ है। सोक्रेट्स स्टडीड पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी। सोक्रेट्स ने पॉलिटिक्स और मोरालिटी पढ़ी है। सोक्रेट्स डिड 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सोक्रेट ने 2 इम्पॉर्टेंट काम किए हैं। फर्स्ट, ही आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। पहला तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं विच इन्फ्लुएंस्ड हाउ फिलोसोफर्स वेंट अबाउट टीचिंग देयर आइडियाज़। मतलब इससे ये फ़िलोसोफर्स को मतलब ये पता चला कि अपने आइडियाज़, अपने ऑब्जर्वेशन को कैसे दूसरों के सामने रखा जाए, कैसे उन्हें एक्सप्लेन किया जाए कि उन्होंने क्या सोचा है। एंड सेकेंड, ही इंस्पायर्ड द 2 रॉक स्टार्स ऑफ क्लासिकल ग्रीक फ़िलोसफी। उन्होंने जो थे क्लासिकल ग्रीक फ़िलोसफी के 2 रॉक स्टार्स को इंस्पायर किया। एंड हीज़ नेम इज़ अटैच्ड टू द सोक्रेटिक मैथड। और उनका नाम जो है सोक्रेटिक मैथड के साथ अटैच किया, जिसमें जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जिससे जो है स्टूडेंट्स ने बड़े प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कैसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, इससे ये हेल्प मिलती है। अब सोक्रेटिक मेथड इसी को कहते हैं कि बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे में डिवाइड करके और फिर उसको सॉल्व करना। अब जो नीचे का पॉइंट है वो है जो द सोक्रेटिक मैथड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव हाइपोथेसिस एलिमिनेशन। जो सोक्रेटिक मैथड है वो एक तरह से एग्जाम्पल है कि नेगेटिव हाइपोथेसिस को कैसे निकाला जाए, राइट। नेगेटिव हाइपोथेसिस जो भी है हमारे ऑब्जर्वेशन में उसको कैसे निकाला जाए। बट सोक्रेट्स बिगेस्ट लेगेसी माइट बी ही स्टूडेंट प्लाटो एंड ही स्टूडेंट एरिस्टोटल। बट अभी तक के जो सोक्रेट की सबसे बड़ी लेगेसी समझते हैं ना, विरासत, तो विरासत जो सबसे बड़ी रही है वो उसका खुद का स्टूडेंट प्लाटो और प्लाटो का भी स्टूडेंट एरिस्टोटल रहे हैं, ठीक है। अब हम प्लाटो के बारे में पढ़ते हैं, आखिर प्लाटो थे कौन। इतना पता चल गया, प्लाटो जो थे सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे, ठीक है। अब और एरिस्टोटल कौन थे, प्लाटो के स्टूडेंट थे। अब ये बोथ वर इंस्पायर्ड बाय सोक्रेट्स मैथड बट दे अराइव्ड एट सम वेरी डिफरेंट कंक्लूजन अबाउट द वर्ल्ड। जो प्लाटो और अरिस्टोटल थे दोनों के दोनों जो थे सोक्रेट्स मैथड के साथ इंस्पायर थे, मतलब दोनों के दोनों टोटली अग्री थे कि हाँ ऐसे सोचा जाता है। बट जो दोनों का जो ऑब्जर्वेशन का जो कंक्लूजन आया ना इस वर्ल्ड के बारे में, वो कैसे सोचते हैं इसके बारे में, वो बहुत डिफरेंट आया, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आया, ठीक है। अब वी नो अ लॉट अबाउट सोक्रेट्स थैंक्स टू हिज स्टूडेंट्स। अब हम जो भी जानते हैं ना सोक्रेट्स के बारे में उनके स्टूडेंट्स की वजह से जानते हैं। सोक्रेट्स ने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने उनके स्टूडेंट्स ने ही उनके बारे में जो लिखा और उसी की वजह से हम सोक्रेट्स को जानते हैं। गाइस यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा मिसिंग है, वो दूसरी स्लाइड्स में भी नहीं जा पाया, लेकिन मैं आपको सुना देती हूँ क्या है। चीफली प्लाटो फाउंडेड अ फिजिकल स्कूल कॉल्ड द एकेडमी to train Athenians in how to think like Socrates। अब प्लाटो ने क्या किया, मुख्य काम उसने ये किया, उसने अपना खुद का फिजिकल स्कूल खोला जिसका नाम रखा गया द एकेडमी। और उसने क्यों खोला, ताकि वो जो एथेनियंस को पढ़ा सके, ट्रेन कर सके कि सोक्रेट्स की तरह कैसे सोचा जाए। प्लाटो रोट डाउन डायलॉग्स बिटवीन सोक्रेट्स एंड अदर थिंकर्स इंक्लूडिंग पर्बानाइट्स। अब प्लाटो ने क्या किया कि जो सोक्रेट्स जो जानते थे और जो पर्मानाइट्स जानते थे उनके दोनों की थिंकिंग को लिख डाला। अभी पर्मानाइट्स कौन थे, पर्मानाइट्स ही वाज द इलेटिक फिलोसोफर हु बिलीव दैट नथिंग रियली चेंजेस एंड दस वी कांट ट्रस्ट आवर सेंसेस। मतलब पर्मानाइट्स जो थे ये एक तरह के इलेटिक फिलोसोफर थे जो कि ये बिलीव करते थे कि कुछ भी चेंज नहीं होता, इसलिए जो है हमें अपने सेंसेस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिस हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन प्लाटो। और इस वजह से जो था प्लाटो पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और उन्होंने अपने इस काम को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। मतलब सारी ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने एक बुक में लिखा है, द रिपब्लिक। कौन सी बुक थी, द रिपब्लिक, इसमें जो है इन्होंने सोक्रेट्स के ऑब्जर्वेशंस को और पर्मानाइट्स के ऑब्जर्वेशंस को लिखा है और फिर वो क्या सोचते हैं वो भी लिखा है। कौन सी बुक में, द रिपब्लिक। आई होप
कि आप लोग को ये सारे बुक्स के नेम जो है याद रहेंगे, और ये बहुत कंपलसरी है कि ये सारे बुक्स, क्योंकि पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। अब इसमें क्या है, सोक्रेट्स डिफाइंस जस्टिस एंड आर्ग्यूज फॉर रूल बाय फिलोसोफर किंग इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेसी एंड टाइम्स इन विच सोक्रेट्स टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसका ये है कि सोक्रेट्स ने इसमें जो है, जो भी प्लाटो ने सोक्रेट्स के बारे में जो भी वो जस्टिस और आर्ग्यूज के बारे में जो सोचते हैं वो लिखा है इसमें, कि वो जो है मतलब इसमें जो है सोक्रेट्स के ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा हैं कि वो नेचर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो भी हमारी फिजिकल वर्ल्ड है उसके बारे में एग्जैक्ट वो क्या सोचते हैं, तो उन्होंने पूरा इसमें ये सब लिखा है। प्लाटो हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। प्लाटो के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इस थिंकिंग पर कि कैसे सोचा जाए, मतलब किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाए फिजिकल वर्ल्ड को, तो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। टुडे वी स्टिल यूज़ प्लाटोज नेम फॉर अ प्लेस ऑफ फिलोसफिकल लर्निंग एकेडमी। मतलब इसका यह है कि जो प्लाटो का नाम हम आज तक यूज़ करते हैं, जहाँ पर फिलोसफिकल लर्निंग होती है ना, जहाँ पर फिलोसफी पढ़ाई जाती है, वहाँ पर नाम लिखा जाता है एकेडमी। ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो है हायर डिग्री की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है, एट द ओरिजिनल एकेडमी प्लाटो एम्फेसाइज ट्रेनिंग इन हाउ टू थिंक प्रॉपरली। मतलब जो उसकी जो ओरिजिनल एकेडमी थी प्लाटो की, जहाँ जो उसने खोला था, उसमें उसने ये इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया कि कैसे सोचा जाए, किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाए इस वर्ल्ड के बारे में। एंड ओवर द डोर ऑफ द एकेडमी वॉज इंस्क्राइब द डिक्टम। जो एकेडमी का जो डोर था ना, उस पर एक चीज़ लिखी हुई थी, लेट नो वन एंटर हेयर हु इज़ इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री। मतलब उनको मत घुसने दो, जो भी इग्नोरेंट है ज्योमेट्री का उसको मत घुसने दो अंदर। प्लाटो बेस्ड हिज ओन फिलोसफी ऑन जियोमेट्रिकल लॉस। प्लाटो की खुद की मतलब वो खुद जो थे अपनी फ़िलोसफी और अपने जियोमेट्रिकल लॉज पर बेस्ड थे। ही टोट अ पाइथागोरस इंस्पायर्ड आइडियलिज्म। उन्होंने पाइथागोरस को मतलब एक आइडियलिज्म की तरीके से पढ़ाया, और मतलब कि हमारे वर्ल्ड में जो भी हमारे वर्ल्ड में जो जितनी भी स्टफ़ है, जितनी भी चीज़ें हैं, उस सब को जो है उन्होंने एक आइडियलिज्म के तरीके से पढ़ाया उन्होंने अपनी, ताकि वो जो है अपनी ऑब्जर्वेशंस को थ्योरी में फिट कर सके। राइट, ओके। And here is written that idealism is one of the reason that people think of Plato as more of a philosopher than a scientist। उस idealism की वजह से ही जो थे ना, जो people प्लाटो के बारे में सोचते थे कि ये फिलोसोफर से ज़्यादा एक साइंटिस्ट है, क्योंकि उनका तरीका वो आइडियलिज्म से ही पढ़ाते थे, कुछ भी पढ़ाते थे। तो पाइथागोरस भी पढ़ाते थे तो आइडियलिज्म के एग्जाम्पल्स ले लेके ही पढ़ाते थे। राइट, प्लाटो बिल्ट ऑन द वर्क ऑफ प्री सोक्रेटिक स्कूल्स। उन्होंने जो है प्लाटो ने काम किया सोक्रेटिक स्कूल्स पे काम किया, बट ही डेवलप्ड अ मोर कंप्लीट वे ऑफ लुकिंग एट द नेचुरल वर्ल्ड देन दे डिड। बट ही डेवलप्ड अ मोर कंप्लीट वे ऑफ लुकिंग। मतलब उन्होंने एक तरह से पूरा कंप्लीट वे निकाला कि इस नेचुरल वर्ल्ड, ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है ना, इसको किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाए। उन्होंने पूरा इस वे को एक डेवलप्ड वे निकाला, मतलब एक अच्छी तरीके से रास्ता निकाला कि इसको मतलब अपनी थ्योरी के थ्रू किस तरीके से इस नेचुरल वर्ल्ड को ऑब्जर्व किया जाए। राइट, एंड हिज स्टूडेंट्स टुक ऑफ इन सर्च ऑफ सॉल्यूशंस इवन एज दे चेंज हिज अंडरलाइंग थ्योरी। बट उनके जो स्टूडेंट थे ना, उन्होंने इनसे भी ज़्यादा रिसर्च करी और उन्होंने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला, और जो प्लाटो की जो मुख्य थ्योरी थी ना, इवन उसको भी चेंज कर डाला। मतलब उन्होंने इस तरीके से सोचा। अब ये कौन थे जिन्होंने प्लाटो की अंडरलाइंग थ्योरी, मतलब मुख्य जो मेन थ्योरी होती है, उसको भी चेंज कर डाला? द ओनली ग्रीक हु रोट मोर फिलोसफी देन प्लाटो वॉज प्लाटोज ओन स्टार एंड राइवल एरिस्टोटल। जी हाँ, अब हम एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं। यही सिर्फ एक ग्रीक पर्सन थे जिन्होंने इतनी सारी प्लाटो से भी ज़्यादा फ़िलोसफी लिख रखी है। अदरवाइज़ प्लाटो से ज़्यादा किसी ने भी फ़िलोसफी नहीं लिख रखी है। गाइज़, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि लोगों ने ये कहा है, जो अभी पूरी यूरोपियन कल्चर जो है, वो जो प्लाटो की फ़िलोसफी के फुटप्रिंट के बराबर है।
ठीक है, फुटप्रिंट आप समझते हैं ना, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी बुक के नीचे जो लाइन नोट में जो लिखा रहता है उसको फुटप्रिंट कहते हैं। तो जो पूरी यूरोपियन जो फ़िलोसफी है ना, वो प्लाटो की फुटप्रिंट के बराबर है। मतलब इन्होंने इतनी ज़्यादा फ़िलोसफी लिख रखी है, पूरी यूरोपियन कल्चर का जो है वो प्लाटो की फुटप्रिंट के बराबर है। तो आप लोग सोच सकते हैं। और एरिस्टोटल ने प्लाटो को भी पीछे छोड़ दिया, उन्होंने इनसे भी ज़्यादा फ़िलोसफी लिख रखी है। ओके, सो लेट स्टार्ट कि अब एरिस्टोटल कौन थे। एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल को अरस्तु भी कहा जाता था, अरस्तु, ठीक है। एंड कंपेयर टू प्लाटोज आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शंस, एरिस्टोटल्स फिलोसफी मेक्स मोर कॉमन सेंस। अगर हम प्लाटो की वो आइडियलिस्टिक एग्जाम्पल्स देखें से कंपेयर करें ना, प्लाटो की मतलब आइडियलिस्टिक एग्जाम्पल से कंपेयर करें एरिस्टोटल की फ़िलोसफी, तो ज़्यादा कॉमन सेंस बनाती है। मतलब हीज़ आइडियाज़ आर बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। मतलब उनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी, किसकी, एरिस्टोटल की जो भी ऑब्जर्वेशंस थी, वो सारे के सारे जो थे ना एक एम्पेरिकल एविडेंस के साथ उन्होंने समझाया है। मतलब जो भी पूर्व में घटना घटी, अगर कोई सा स्टार टूट के गिरा, या फिर कोई सा स्टार पीछे की तरफ जंप हुआ है, कोई सा प्लैनेट आगे की तरफ जंप हुआ है, तो क्यों हुआ है, तो मतलब पीछे के एग्जाम्पल्स लेके और जो अब हो रहे हैं उन सबको मिला के उन्होंने ऑब्जर्व करके फिर अपनी थ्योरी बनाई है। ठीक है, इतना आता समझ में। अब मतलब दिस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज़ एट द हार्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस। मतलब उनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी, जो भी उनकी रिसर्च थी, वो एक मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस वे में ही करा। मतलब पहले क्या करते, सबसे पहले वो ऑर्डर क्या है साइंटिफिक सोचने का, सबसे पहले जो भी एविडेंस जो भी हुआ है उसका एविडेंस लो, ठीक है, फिर उसके बारे में ऑब्ज़र्व करो, फिर उसके बारे में स्टडी करो, फिर रिसर्च करो, एंड देन अपनी थ्योरी लिखो। तो बिल्कुल उसी वे में एरिस्टोटल ने भी काम किया। उन्होंने पहले एविडेंस लिया, फिर उसके बारे में सोचा, ऑब्ज़र्व किया कि ऐसे कैसे हुआ ये, फिर उसके बारे में उन्होंने स्टडी करी, फिर रिसर्च किया, फिर वो अपनी थ्योरी के साथ आए। आई बात समझ आओ। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया दुनिया को कि ये मैंने ऐसे क्यों लिखा। तो मतलब जो एरिस्टोटल की जो फिलोसफी थी ना, वो ज़्यादा कॉमन सेंस बनाती थी एज कंपेरिजन देन प्लाटो। अब एरिस्टोटल वॉज फ्रॉम मैसेडोनिया। एरिस्टोटल जो थे वो मैसेडोनिया से थे, और इन द नॉर्थ ऑफ ग्रीस, जो कि ग्रीस के नॉर्थ पार्ट में है। बट ही स्टडीड एट प्लाटोज अकेडमी इन एथेंस फॉर 20 ईयर्स अंटिल प्लाटो डाइड। बट उन्होंने कहाँ पढ़ाई करी है, प्लाटो के अकेडमी में, जो कि एथेंस में थी, और 20 साल तक उन्होंने पढ़ाई की है। मैंने आपको बताया ना कि एरिस्टोटल जो थे प्लाटो के स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उनके फेवरेट स्टूडेंट हैं, और मतलब उन्होंने उन्हीं के अकेडमी में पढ़ाई करी है। और फिर उसके बाद जो थे, प्लाटो की डेथ हो गई है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आई एम सॉरी ओके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आफ्टरवर्ड एरिस्टोटल टुक अ ल्यूक्रेटिव गिग। किंग फिलिप ऑफ मैसेडोनिया हायर्ड हिम एज अ टीचर टू हिज सन एलेक्जेंडर। जो मैसेडोनिया के जो किंग थे, जो राजा थे, उन्होंने एलेक्जेंडर को हायर किया अपने बेटे के लिए, जिनका नाम था मैसेडोनिया के जो किंग थे, उन्होंने एरिस्टोटल को हायर किया एज अ ट्यूटर अपने बेटे एलेक्जेंडर के लिए, एज अ ट्यूटर, राइट। मतलब जो मैसेडोनिया के जो किंग थे, उनके बेटे का नाम था अलेक्जेंडर, राइट। तो उनके बेटे के लिए उन्होंने एरिस्टोटल को हायर किया कि वो जो है ना पढ़ाएंगे। ये वही ये अलेक्जेंडर है जो उन्होंने डिसाइड किया था कि पूरे अर्थ को हरा देंगे, ठीक है। दिस इज़ द वेरी पर्सन हु डिसाइडेड टू कॉन्कर द एंटायर अर्थ। हाँ, जैसे मैंने आपको समझाया ना कि ये वही पर्सन है जिन्होंने डिसाइड किया था कि ये पूरे अर्थ को हराएंगे। बिफोर एज 30 ही रूथलेसली कॉन्कर्ड मच ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, रूलिंग ओवर मोर एरिया देन एनीबडी अंटिल जेंगिस खान। मतलब इन्होंने 30 उम्र होने से पहले, 30 साल के भी नहीं हुए थे, इन्होंने इतनी पहले ही सबको बिल्कुल बेरहमी से एशिया अफ्रीका यूरोप पे इन्होंने एशिया अफ्रीका यूरोप को इन्होंने हरा दिया। मतलब इतना उस समय के टाइम पे किसी ने भी रूल नहीं किया इतने ज़्यादा एरिया में, सिवाय जेंगिस खान के। जब तक जेंगिस खान नहीं आया तब तक किसी ने भी इतने ज़्यादा एरिया पे किसी ने भी रूल नहीं किया था, राइट। इतना आता समझ में। आई होप गाइस आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है एरिस्टोटल्स इन्फ्लुएंस ऑन अलेक्जेंडर।
द ग्रेट रिमाइंड्स अस दैट साइंस इज़ ऑलवेज सोशल। एरिस्टोटल का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ा किस पे, अलेक्जेंडर पे, और उनकी जो द ग्रेट जो बुक है वो हमें याद दिलाती है जो साइंस है वो सोशल है, ठीक है, वो एक प्राइवेट रखने वाली चीज़ नहीं, वो सोशल है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग साइंटिस्ट हैव सर्व्ड बैड एंड हर्टलेस डूड्स, मतलब बहुत शुरू से ही साइंटिस्ट ने बहुत बुरे बुरे लोगों का साथ दिया है। Aristotle, a man who literally wrote the book Ethics, pushed the most famous pupil to invade Persia, kill barbarians and become a brutal warlord. एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एथिक्स। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने अपने प्यूपिल, अपने शिष्य अलेक्जेंडर को पुश किया, मतलब फोर्सफुली कहा कि आप जो हैं पर्शिया को पे हमला करें और बारबेरियंस को मारें, और जो है एक बहुत अच्छे युद्ध के भगवान, ठीक है, एक युद्ध के राजा कहते हैं ना, वो बने। तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन कर रखी है। बट अलेक्जेंडर डाइड यंग। एरिस्टोटल वेंट बैक टू एथेंस टू स्टार्ट हिज ओन स्कूल द लाइसियम। अब अलेक्जेंडर जो थे काफ़ी यंग एज में उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद जो थे एरिस्टोटल दोबारा एथेंस चले गए अपना स्कूल खोलने के लिए। वो स्कूल का नाम था द लाइसियम। गॉट इट? स्कूल का क्या नाम था? द लाइसियम। द लाइसियम वॉज प्रेटी डिफरेंट फ्रॉम द प्लाटोज अकेडमी बिकॉज एरिस्टोटल लाइक्ड प्लांट्स एंड लाइक्ड टू टॉक एंड वॉक। एरिस्टोटल का जो स्कूल था वो प्लाटो के अकेडमी से बहुत डिफरेंट था, क्योंकि वो नेचर लवर थे। उनको जो था उनको पेड़ पौधों से बड़ा ही ज़्यादा प्यार था और उन्हें चलते चलते बात करना बहुत पसंद था। तो उनका जो स्कूल जो था ना वो बिल्डिंग में नहीं था, वो पेड़ों के बीच में था और शहर से बाहर था, ठीक है। और एंड ही स्कूल वाज कॉल्ड द पैरीपैटिक। उनके स्कूल को पैरीपैटिक भी कहा जाता था, एंड जिसका मतलब था वॉकी। और ये मतलब ये एक तरह से एकेडमी की तरह नहीं था, थोड़ा सा इनफॉर्मल था इन कंपेरिजन देन एकेडमी, राइट। It was during the Lyceum years that Aristotle probably wrote many of his most famous works, including Metaphysics, On the Soul, On the Heavens. अब शायद लाइसियम जो लाइसियम चला रहे थे तभी उसी वक्त जो है इन्होंने काफ़ी सारे फेमस बुक्स लिखे, जिसमें मेटाफिज़िक्स आती है, ऑन द साउल आता है, ऑन द हेवन, जो कि रियली बहुत अच्छी हिलेरियस बुक्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं, अमेजिंग बुक्स हैं। ऑफ प्रोटोबायोलॉजी इन्होंने समझा रखी है। और मतलब इनकी जो पूरा क्या कह सकते हैं हम, जो हाईली इन्फ्लुएंशियल सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स ऑन नेचुरल फिलोसफी कॉल्ड फिज़िक्स। इनका जो भी टेक्स्ट बुक था, इनका जो स्कूल का जो पूरा टेक्स्ट बुक था वो पूरा नेचुरल फिलोसफी के बारे में ही था, जो कि आज के मॉडर्न टाइम में उसको फिज़िक्स कहा जाता है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। हाउ डिड एरिस्टोटल आंसर आर बिग क्वेश्चन व्हाट वाज टफ एंड वेयर आर वी। मतलब एरिस्टोटल ने अपने बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे समझाया, कैसे उसको सॉल्व किया, और हम कहाँ हैं, ये सब उसको कैसे समझाया। ही पॉजिटेड अ कंप्लीट सिस्टम ज्वाइनिंग द एलिमेंट्स एंड द हेवंस। उन्होंने क्या किया, एक पूरा कंप्लीट सिस्टम पहले रखा, और जो है एलिमेंट्स जो भी हैं, जो भी हमारे वर्ल्ड के जितने भी चीज़ें हैं, जो भी सोलर प्लैनेट्स जो भी आते हैं, स्टार्स वगैरह जो भी आते हैं, उनको हेवन से जोड़ के फिर उन्होंने अपनी थ्योरी को समझाई है। ये यूरोपियन मतलब ये इस तरीके से सोचते थे 200 साल पहले यार। सो यू कैन थिंक हाउ मच दे आर डेवलप्ड इन कंपेरिजन देन इंडिया। यस, ओके। अब हम कंपैरिजन करते हैं एरिस्टोटल और प्लाटो को। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, वो हम पढ़ते हैं। फॉर प्लाटो द कॉस्मोस वॉज परफेक्ट, इट हैड परफेक्ट रूल्स दैट कुड बी स्टडीड and all the cosmic stuff was made up of atoms that were perfect geometric। अब ये लिखा है कि जो भी प्लाटो की तरफ से कॉस्मोस जो था पूरा परफेक्ट था, और उसके पूरे परफेक्ट रूल्स उन्होंने बताया था जो कि उस टाइम पे सही कर दिए मतलब पढ़े जा सकते थे। एंड ऑल द कॉस्मिक स्टफ वाज मेड अप ऑफ एटम्स, मतलब उन्होंने ये कहा था कि जो सारी जो कॉस्मिक जोन्स हैं वो सारे जो है एटम से बने हैं, जो कि एक तरह से पूरा जियोमेट्रिक प्लेटोनिक सॉलिड्स, पूरा एक तरह से जियोमेट्रिक ये प्लेटोनिक सॉलिड्स बनाता है, और हर एटम जो है एक एलिमेंट क्रिएट करता है।
कुछ एटम्स ने मिलके टेट्राहीड्रॉन्स ऑफ फायर्स बनाए, कुछ एटम्स ने मिलके ऑक्टाहीड्रॉन्स ऑफ एयर बनाए, कुछ ने मिलके आइकोसाहीड्रॉन्स ऑफ वाटर बनाए। तो मतलब हर एटम जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले उनके मॉलिक्यूल्स बने, फिर एलिमेंट्स में फॉर्म हुए। तो उन्होंने इस वे में समझाया प्लाटो ने, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। प्लाटोज थ्योरी ऑफ द हेवन स्टेटेड दैट द वेंडरिंग स्टार्स दैट इज द प्लैनेट्स फॉलोड अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब प्लाटो की जो थ्योरी थी जो कि हेवन से रिलेटेड थी, उसमें उन्होंने ये समझाया कि जितने भी वैंडरिंग स्टार्स मतलब जो घूमते हुए स्टार्स है कभी इधर से इधर, वो ऐसे नहीं घूमते, उनका पूरा एक सर्कल में होते हैं। और ये जो है ना पूरे यूनिफॉर्म में घूमते हैं। यूनिफॉर्म मतलब जैसे कि अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं तो ईस्ट टू वेस्ट ही जाएंगे, फिर वेस्ट टू ईस्ट नहीं आएंगे। आई बात समझ में? तो मतलब इनका ये पूरा एक सर्कुलर मोशन में घूमते हैं और एक ही तरीके से घूमते हैं, एक ही वे में सबके सब घूमते हैं। यू सी द वेंडरिंग स्टार्स मस्ट मूव इन परफेक्ट सर्कल सिंस द कॉस्मोस इज ऑर्डरली। अब हम जो भी वेंडरिंग स्टार्स देख रहे हैं जो कि पूरा परफेक्ट सर्कल क्रिएट कर रही है, वो किस वजह से कर रही है? क्योंकि कॉस्मोस जो है उसका एक ऑर्डर है, मतलब उसके पास एक एनर्जी है। उस एनर्जी की वजह से ही जो है सारे जो स्टार्स है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है, राइट। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। बट एक बार क्या हुआ, ये मैं बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि उनके सारे स्टूडेंट्स ने खड़े थे और उनके एक स्टूडेंट ने क्या देखा, जो स्टार है वो पीछे की तरफ आ जाता है। मतलब वो जैसे सारे स्टार्स आगे आगे जाते हैं ना, तो एकदम से पीछे की तरफ जंप करता है। तो जब ये वाला क्वेश्चन उनके स्टूडेंट ने प्लाटो से पूछा तो उनके पास रियली कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं थी इस चीज़ की कि ये कैसे हुआ, मतलब ये पीछे की तरफ क्यों आया, राइट। और मतलब वो सॉल्व भी नहीं कर पाए। बट उनके जो स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, उन्होंने इसको सॉल्व करके दिखाया। अब ये पढ़ते हैं कि हाउ डिड एरिस्टोटल बिल्ड ऑन प्लाटो सिस्टम। अब एरिस्टोटल कैसे प्लाटो के सिस्टम को डेवलप करते हैं। अब एरिस्टोटल कॉस्मोलॉजी वॉज एब्स्ट्रैक्ट टू, बट ही अटेम्प्टेड टू मेक द सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट द वर्ल्ड। अब एरिस्टोटल की कॉस्मोलॉजी जो थी वो भी एब्स्ट्रैक्ट थी, बट उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया वर्ल्ड के बारे में, हमारे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, वो कॉमन सेंस बनाती थी। मतलब वो पूरे एक एविडेंस से आए थे। उन्होंने जो भी मैंने आपको पढ़ाया ना कि एक उन्होंने ऑर्डर में सोचा, पहले एविडेंस लिया, फिर उसके बारे में सोचा, फिर उसके बारे में स्टडी करी, फिर रिसर्च किया, और फिर वो वो अपनी थ्योरी के साथ आते हैं। तो एक तरह से वो कॉमन सेंस बना रही थी। He crossed those same 4 elements plus a new antivoid, one called ether, with 4 physical sensations: hot, cold, dry and wet. अब इन्होंने जो थे 4 एलिमेंट्स यूज़ करे किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए। वो 4 चीज़ कौन थी? हॉट, कोल्ड, ड्राई एंड वेट। हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए इन्होंने यही चीज़ यूज़ करी। अर्थ वॉज द हैवीएस्ट एलिमेंट। अब इन्होंने क्या बताया कि जो अर्थ जो है वो सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है, इसलिए जो है वो बीच में लाई करता है। वाटर वॉज लाइटर देन अर्थ। अब जो है वाटर जो है अर्थ से हल्का है, तो वाटर जो है अर्थ के ऊपर लाई करता है एक सर्कुलर वे में। इसको एक सर्कुलर वे में लेते रहिए, ठीक है। सो द ओशियंस रेस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द अर्थ। अब हम जो भी ओशियंस हैं, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, वो जो है अर्थ के ऊपर लाई करती हैं। एयर्स नेचुरल स्टेट इज़ अबव वाटर। अब एयर जो है वो वाटर से हल्का है, तो वो जो है वाटर के ऊपर लाई करता है। फायर सेट ऑन टॉप ऑफ एयर। अब जो फायर है वो एयर के ऊपर आता है। ये थोड़ा सा सुनने में डिफरेंट, थोड़ा अजीब सा है, बट उन्होंने इसी वे में समझाया। और जो मून स्पन द स्टार्स एक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एज एथीरियल। और ये सब जो भी है, मून्स हैं, स्टार्स हैं, मून है, स्टार्स हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं, वो अपने अपने नेचर के हिसाब से ही वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। जिसके पास ज़्यादा अर्थ है वो जल्दी चीज़ गिरेगी, मतलब कुछ इन्होंने इस तरीके से समझाया। एंड नाउ एनीवेयर इन दिस थ्योरी वॉज वॉयड
नेचर अबहॉर्स ऑफ वैक्यूम। सो मतलब इन्होंने इसी वे में समझाया कि मतलब ये जो नेचर है पूरा वो वैक्यूम है, पूरा कुछ मतलब खाली है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। और ये जो पूरी थ्योरी है यहाँ, ये जो पूरी जो उन्होंने सोलर सिस्टम समझाया वो उसमें पूरी एक एनर्जी है जो कि इन सबको परफॉर्म करवाती है, राइट। तो इस वे में समझाया इन्होंने। अब देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए। जो मैंने बताया था जो जो अर्थ है वो सबसे हैवीएस्ट होता है, तो वो बीच में लाई कर रहा है। वाटर जो है वो लाइटर है अर्थ से, तो थोड़ा ऊपर लाई कर रहा है। जो वाटर बॉडीज़ होती है वो अर्थ के ऊपर लाई कर रही है। जो एयर है वो वाटर से लाइटर है, तो वो एयर जो है वाटर के ऊपर लाई कर रहा है। फायर जो है सबसे ऊपर है। तो एक तरह से पूरा यूनिफॉर्म एक सर्कुलर बना रहे थे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, राइट। ओके, आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू फिनिश दिस वीडियो। एंड मैं आपको लेकिन इन तीनों क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक चीज़ और समझाई कि ट्री के बारे में। ट्री को उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया, एरिस्टोटल ने ट्री को कैसे ऑब्जर्व किया। ट्री को उन्होंने कहा कि ये पूरा ट्री नहीं है, ट्री जो है कॉम्बिनेशन है अर्थ का, एयर का, वाटर का। और उन्होंने किस तरह का समझाया, क्योंकि जो ट्रीज़ की जो रूट्स होती है वो कहाँ जाती है, धरती के नीचे जाती है। उसमें उन्होंने क्या लिया, उसमें वो ट्री ने क्या क्या लिया, अर्थ लिया। हम पानी भी डालते हैं, पानी भी लिया, लेकिन उसके ब्रांचेज और लीव्स कहाँ जा रही है, एनवायरनमेंट में जा रही है, जो कि वो एयर को एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। इनहेल करता है ना ऑक्सीजन। हाँ, तो वो किसका कॉम्बिनेशन हुआ, अर्थ का, वाटर का और ये इसका एयर का हुआ, राइट। अब किसी ने ये पूछा कि अगर हम एक पेपर गिराते हैं और एक बुक गिराते हैं तो जल्दी बुक गिरती है, पेपर जल्दी क्यों नहीं गिरता। तो उसका उन्होंने एग्जांपल ये दिया क्योंकि जो वो है एक नोटबुक है, उसमें ज़्यादा अर्थ है। ऑब्वियसली पेपर्स जो है ट्रीज से बनते हैं, है ना, ट्रीज से बनते हैं। अब ट्रीज में क्या क्या लगा है, अर्थ लगा है और वाटर लगा है, ये सारी चीज़ें लगी हैं। तो इसमें ज़्यादा अर्थ किस में हुआ, एक नोटबुक में हुआ। देन इन कंपेरिजन देन पेपर, सिंगल पेपर। सो इससे और अर्थ कहाँ पे लाई करता है, सेंटर में लाई करता है, जो कि सबसे हैवीएस्ट है। तो जो हैवी चीज़ होती है सबसे पहले गिरती है, तो इसलिए जो है वो जो है ये अर्थ इसमें ज़्यादा होने की वजह से ये हैवी हो गया और ये जल्दी नीचे गिर गया। और पेपर जो है इसमें ज़्यादा अर्थ नहीं है, वो एक सिंगल पेपर है, तो इसलिए वो थोड़ा लेट गिरा। तो इसी वे में इन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन कर डाली। आई बात समझ में। चलो अब हमारे क्वेश्चंस का टाइम है। क्वेश्चन हमारे ये है, नेम द फेमस प्यूपिल ऑफ सॉक्रेट्स। सॉक्रेटिस का जो फेमस प्यूपिल था उसका नाम आपको देना है। नेम द फेमस बुक्स ऑफ प्लाटो। प्लाटो की फेमस बुक्स का नाम आपको बताना है। मैंने आपको बताया है कुछ, उसकी काफ़ी सारी बुक्स हैं, बताना है। वॉट द टू इम्पोर्टेंट थिंग्स सॉक्रेट्स डिड इन हिज लाइफ। मतलब सॉक्रेट्स ने अपनी लाइफ में कौन से 2 इम्पोर्टेंट काम किए हैं, तो वो तीनों चीज़ें आपको इस कमेंट बॉक्स में नीचे आपको आंसर्स लिखने हैं, और जिसका आंसर सही देगा मैं उसको लाइक करूँगी। सो टिल देन बस इतना ही है, बस टिल देन टेक केयर, बाय बाय, and thank you so much for watching my videos. And if you like this video, so hit the like button and subscribe it and share it if you think this is knowledge.